नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक को कवर करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ऋग्वेद से हम लोग बात करेंगे तो ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। और इसकी रचना अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी जो रचना है वो लगभग 3500 साल पहले हुई थी। जितनी चीज़ों को हाईलाइट करता चलूंगा, अंडरलाइन करता चलूंगा, उन चीज़ों को विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है वो आपके टेट के, सी टेट के, एस टेट के और अन्य एक दिवसीय एग्जाम में पूछे गए। तो जिन चीज़ों को हाईलाइट करता चलूंगा उन चीज़ों को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है और इसकी रचना अगर हम लोग बात करेंगे तो 3500 साल पहले हुई है। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिनको सूक्त कहा जाता है, ठीक है। क्या है तो ऋग्वेद में अगर हम लोग बात करेंगे तो मंत्रों का संकलन है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको सूक्त कहते हैं, ठीक है। सूक्त का मतलब क्या होता है? सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, ठीक है। क्या होता है सूक्त का मतलब? क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या फिर कहेंगे वैदिक संस्कृत कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से देखो 3 प्रश्न जो है, 3 से 4 प्रश्न जो है वो आपसे पूछे गए। सबसे पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया वो ये कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप क्या कहोगे? तो ऋग्वेद कहोगे। दूसरा जो प्रश्न आपसे पूछा गया वो आपसे ये पूछा गया है कि जो ये ऋग्वेद है इसकी रचना कब हुई है, तो क्या कहोगे? तो लगभग 3500 वर्ष पूर्व जो है तो ऋग्वेद की रचना हुई है, जो कि सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है। तीसरी चीज जो आपसे पूछी गई है वो पूछी गई है ऋग्वेद की भाषा। तो ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राकृत संस्कृत है या फिर कहेंगे वैदिक संस्कृत जो है, तो ये ऋग्वेद की भाषा है। तो जितनी चीजों को हाईलाइट अंडरलाइन करता चल रहा हूँ उनको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यहाँ से डायरेक्ट आपके टेट, सी टेट, एस टेट में प्रश्न बन चुके हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण भी किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है, ठीक है। तो ऋग्वेद अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सबसे प्राचीन वेद है और इसकी जो भाषा है वो प्राकृत संस्कृत या फिर कहेंगे वैदिक संस्कृत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। महापाषाण की बात करेंगे तो शिलाखंड महापाषाण जो है, तो महा मतलब बड़ा होता है और पाषाण मतलब पत्थर। तो इंसान जब क्या करता था, इंसान जब पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था, पत्थरों का इस्तेमाल करता था, तो उस काल को महापाषाण काल कहा गया, जिसके विषय में हम लोगों ने बात की है, ठीक है। अच्छा, जो ये विशाल पाषाण, जो ये विशाल बड़े बड़े पत्थर के उपकरण होते थे ना, इसको अगर हम लोग बात करेंगे तो दक्षिण भारत में क्या होता था? दक्षिण भारत में लोग शवों को दफनाने के बाद उन्हें बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया करते थे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो क्या हो रहा है? तो ये पत्थर जो है दफन करने की जगह पर लोगों के द्वारा बड़े बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई है और यह प्रथा दक्षिण भारत में, दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। तो आपसे यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न बनता है, महापाषाण अगर हम लोग बात करेंगे तो महापाषाण जो प्रथा है तो ये किस क्षेत्र में प्रचलित थी, ठीक है। आपसे सीटेट में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बन जाएगा। आपसे क्या प्रश्न बनेगा? आपसे प्रश्न बनेगा कि जो महापाषाण प्रथा है तो ये कहाँ पर प्रचलित थी। तो सबसे पहले तो आप विशेष रूप से याद रखोगे दक्कन को, दक्षिण भारत को, ठीक है। किसको? दक्षिण भारत को। दक्षिण भारत में जब इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो शवों को दफनाने के बाद उसे क्या करते थे? उसे बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या होता था? तो दफन करने के बाद, ठीक है, उस जगह को क्या होता था? बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था और इसको क्या कहते हैं? इसको महापाषाण कहा गया दक्षिण भारत में, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो महापाषाण की जो परंपरा है, जो ये प्रथा है, ये लगभग कितने? तो लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी, ठीक है। तो महापाषाण परंपरा आपको दक्षिण भारत में, विशेष रूप से आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेगी। और इसमें क्या होता था? इसमें मृत्यु होने के बाद जो शव होते थे, जो लाश होती थी, शव होते थे, उनको क्या किया जाता था? बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था, ठीक है। ध्यान रखिएगा। जनपद, जनपद शब्द का सार जो जनपद जो है तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जन के बसने की जगह, ठीक है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा, इस तरीके के कई सारे जो है जनपद आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। एटा के पास अतरंजी खेड़ा है, मेरठ के पास आपको हस्तिनापुर देखने को मिलेगा, दिल्ली में आपको, ठीक है, पुराना किला देखने को मिलेगा। इस तरीके के कई सारे आपको क्षेत्र देखने को मिलते हैं। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में निवास करते थे और मवेशी और अन्य जानवरों को पालते थे। तो जो पिछली क्लास हम लोगों ने की थी वहां पर भी हम लोगों ने बात की थी कि मानव क्या करता है? मानव कृषि करता है और साथ ही साथ पशुपालन करता है।
और सबसे पहले जो पालतू पशु बनाया था वो किसको, तो वो कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। पिछली क्लास में ये सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ मानव स्थायी निवास कर रहा है और कृषि कर रहा है। और कृषि में अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन से, तो चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल और सरसों आदि जैसी फसलों को मानव उगाता था। ठीक है, क्या करता था, तो मानव जो है चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल और सरसों आदि फसलों को उगाने का काम करता था। झोपड़ियों में निवास कर रहा है, साथ ही साथ मवेशी और पालतू पशुओं को पाल रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले। तो मानव जहाँ स्थायी निवास कर रहा है, तो जहाँ से मानव के स्थायी निवास के प्रमाण मिल रहे हैं, वहां से मानव के साथ साथ कुछ हमें बर्तन भी देखने को मिल रहे हैं, कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी आपको देखने को मिल जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे महाजनपद काल, करीब 2500 वर्ष पहले, ठीक है, कुछ जनपद अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए और महाजनपद कहलाने लगे। ठीक है, क्या होगा, तो जो ये जनपद है ना, यही आगे चल करके और बड़ा रूप ले लेंगे और महाजनपद कहलाएंगे। आपसे सीटेट के एग्जाम में डायरेक्ट आपसे ये वर्ष पूछा गया है कि महाजनपदों का निर्माण हमको कितने वर्ष पहले देखने को मिल रहा है, तो 2500 वर्ष पहले हमको महाजनपदों का निर्माण देखने को मिल रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें। तो जो महाजनपद होते थे, पहले क्या होगा, पहले जन बनेगा, ठीक है, जन से जनपद बनेगा और जनपद से महाजनपद बनेगा। तो ये जो महाजनपद बनते थे ना, इनकी सुरक्षा के लिए क्या होता था, इनको चारों ओर लकड़ी, ईंट या फिर पत्थर की ऊंची दीवारों से घेर दिया जाता था। ठीक है, महाजनपद की सुरक्षा के लिए क्या करते थे, लकड़ी, ईंट या फिर पत्थर की दीवारें बनाई जाती थी ताकि ये सुरक्षित रहे। महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित, पहले क्या होता था, पहले जो राजा लोग होते थे ना, वो स्वेच्छा से कर लिया करते थे, मतलब जिसकी जितनी इच्छा हो, जिसकी जितनी हैसियत हो, जिसकी जितनी औकात हो, जिसकी जितनी क्षमता हो, उस हिसाब से वो कर दे। लेकिन बाद में क्या किया गया, बाद में इसको नियमित कर दिया गया कि नहीं, अब आपको क्या करना है, अब आपको कर देना ही है। प्रारंभ में क्या था, तो प्रारंभ में जो कर होता था, जो कर की जो व्यवस्था थी, वो आपकी क्षमता पर निर्भर थी, आपकी स्वेच्छा पर निर्भर थी कि आपको खुशी से जो भी देना हो वो आप दे सकते हैं। जैसे मंदिर में होता है ना, मंदिर में आप जाते हो तो आप क्या करते हो, तो आप जो है दान देते हो, तो वहां पर ये नहीं लिखा रहता है कि आप इतना ही दान दो, आपकी जितनी हिम्मत हो, जितनी क्षमता हो, जितना आप खुशी से देना चाहो, 1 रुपए, 2 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, जितना आप देना चाहो तो आप उतना दे सकते हो। ठीक है, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, बाद में अगर हम लोग बात करेंगे तो धीरे धीरे क्या किया गया, इस कर व्यवस्था को नियमित कर दिया गया कि नहीं, अब इच्छा पर नहीं है, अब आपको क्या करना होगा, अब आपको कर देना ही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपसे जो प्रश्न बनता है वो बनता है कि कर कितना लिया जाता था, तो याद रखिएगा उपज का 1/6 भाग। ठीक है, क्या होता था, तो उपज का 1/6 भाग जो होता था वो कर के रूप में लिया जाता था। और इस कर को हम लोग क्या कहते थे, इस कर को हम लोग भाग कहते थे। पहले क्या होता था, पहले आपकी स्वेच्छा पर था कि आप अपनी खुशी से जो मन हो वो राजा को दे सकते हैं। लेकिन बाद में क्या किया गया, बाद में इसको अनिवार्य कर दिया गया कि नहीं, अब आपको एक निश्चित राशि, एक निश्चित धनराशि या एक निश्चित हिस्सा जो है वो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, और कितना देना पड़ता था, तो उपज का 1/6 भाग। ठीक है, कितना, तो ये याद रखेंगे, उपज का प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में उपज का 1/6 भाग जो है वो कर के रूप में देना पड़ता था, जिसको हम लोग क्या कहते थे, जिसको हम लोग भाग कहते थे। महाजनपदों का निर्माण कितने वर्ष पहले हो रहा है, 2500 वर्ष पूर्व देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। पहले क्या होता था, पहले लोहे की खोज नहीं हुई थी, और जब लोहे की खोज नहीं हुई थी तब मिट्टी के हल जो है या फिर लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, लकड़ी का हल बनाया जाता था, मिट्टी का, पकी मिट्टी का हल बनाया जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब लोहे की खोज हो गई है, तो लोहे की जब खोज होगी तो उससे क्या होगा, उससे एक काम तो ये होगा कि कृषि करने के लिए अच्छे अच्छे औजार बनाए जाएंगे, जिससे आसानी से कम समय में ज्यादा बेहतर हम लोग कृषि कर सकते हैं। आप देखोगे यहाँ पर दिया गया है, कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। पहले लकड़ी का फाल होता था तो उससे ज्यादा मेहनत भी लगती थी और लकड़ी के फाल के टूटने का डर भी रहता था। लेकिन जब लोहे का फाल आ गया तो लोहे के फाल से हम लोग कम समय में ज्यादा बेहतर तरीके से भूमि की जुताई कर सकते थे, और जितनी बेहतर जुताई करेंगे उतना अच्छा अनाज होगा। ठीक है, लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार उनका रोपण करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे मानव कृषि करना जाएगा, करना शुरू करेगा, वैसे वैसे उसको कृषि के बारे में बहुत सारी जानकारियां भी प्राप्त होने लगेंगी। मगध की अगर हम लोग बात करें तो गंगा और सोन नदी के
किनारे अगर हम लोग बात करेंगे तो मगध महाजनपद बसा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो अगर हम लोग मगध की बात करेंगे तो मगध जो है तो ये क्या हो जाएगा, मगध जो है तो ये गंगा और सोन नदी मगध से होकर के बहती थी। सोन और गंगा नदी के संगम पर मगध बसा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, एक था बिंबिसार और दूसरा उसका बेटा था अजातशत्रु। इनका नाम याद रखेंगे तो बिंबिसार और अजातशत्रु। ठीक है, बिहार में राजगिर, आधुनिक राजगीर जो है ये कई सालों तक मगध की राजधानी रही। अगर आप बीएड का पेपर उठा के देखोगे ना तो बीएड के पेपर में यही प्रश्न आपसे इस बार पूछा गया था। आपसे पूछा गया था मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या है। तो हम लोग एनसीईआरटी की बुक को कवर कर रहे हैं और आपको पता है एनसीईआरटी की बुक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपके टेट के पेपर हो गए, सीटेट के पेपर हो गए, या फिर एसटेट के पेपर हो गए, या फिर आपके जो बीएड के या फिर अन्य जो एक दिवसीय एग्जाम होते हैं उन सब में एनसीईआरटी से ही प्रश्न बनते हैं। तो एनसीईआरटी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम लोग एनसीईआरटी को ही कवर कर रहे हैं। बस आपको चीजों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। बिहार में अगर हम लोग बात करेंगे तो राजगिरी या फिर जिसको आधुनिक राजगीर कहते हैं, तो ये क्या थी, तो ये जो है मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। ठीक है, क्या थी, तो ये मगध की राजधानी बनी रही, प्रारंभिक राजधानी रही। और यही प्रश्न अब की बार यूपी जो है बिहार बीएड में पूछा गया था। ठीक है, बाद में अगर हम लोग बात करेंगे तो बाद में मगध की राजधानी क्या हो गई, तो पाटलिपुत्र हो गई, जिसको आज का पटना कहा जाता है। तो बाद में क्या हो जाएगा, पहले राजगिरी या फिर राजगीर राजधानी थी, बाद में क्या हो जाएगा, राजधानी पाटलिपुत्र बनेगी, जिसको हम लोग पटना कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया। इसके नजदीक ही वज्जी राज्य था। अगर हम लोग बात करेंगे तो मगध के ही नजदीक एक और महाजनपद था जो वज्जी था, और वज्जी की राजधानी क्या है, तो वैशाली है। तो 16 महाजनपदों से आपसे प्रश्न बनता है। 16 महाजनपदों की राजधानियां आपको याद होनी चाहिए। तो वज्जी महाजनपद जो था इसकी राजधानी क्या थी, वैशाली थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या फिर संघ कहते थे। वैशाली में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जिसको हम लोग लोकतंत्रात्मक व्यवस्था भी कह सकते हैं। तो वज्र वैशाली में क्या है, गणतंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक कह सकते हैं व्यवस्था थी। ठीक है, बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या फिर संघ से संबंधित है। अगर हम लोग महात्मा बुद्ध की बात करें तो महात्मा बुद्ध और महावीर दोनों ही क्या हो रहा है, तो गण या फिर कहेंगे संघ से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे, महात्मा बुद्ध की बात करेंगे। महात्मा बुद्ध जो है तो ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं और इनका जो प्रारंभिक नाम है, बचपन का नाम क्या है, तो वो सिद्धार्थ है। बुद्ध की अगर हम लोग बात करेंगे तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो ये सिद्धार्थ है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ है। बाद में इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। ठीक है, गौतम बुद्ध जो है तो ये क्या थे, तो ये शाक के कुल के क्षत्रिय थे। ये प्रश्न कई बार आपसे पूछा गया कि गौतम बुद्ध किस कुल के क्षत्रिय थे, तो शाक के कुल के क्षत्रिय थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो है ये गौतम बुद्ध है तो युवावस्था में ही ये ज्ञान की खोज में इन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया और ये क्या करेंगे, तो ये बोध गया में पहुंचेंगे। बोध गया में पहुंचेंगे बिहार में, और पीपल के वृक्ष के नीचे क्या करते हैं, तो कई जो है कई दिनों तक ये तपस्या करते हैं और तब जाकर के इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इसके बाद ये वाराणसी के निकट सारनाथ में आते हैं और यहाँ पर ये पहली बार उपदेश देते हैं। तो यहाँ से देखो कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे हैं। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, तो आप कहोगे सिद्धार्थ है। ठीक है, महात्मा बुद्ध किस कुल के, तो शाक के कुल के क्षत्रिय थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हो रही, तो बोध गया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। कौन से वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया है, तो सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया है। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हो रही है, तो आप कहोगे कुशीनारा में, तो या फिर कुशीनगर में, कुशीनगर या फिर कुशीनारा में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो रही है। और कुशीनगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन इन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा की। देखो उस समय इतना यातायात के साधन तो होते नहीं थे, तो आदमी जो है पैदल ही यात्रा करता था। तो इन्होंने पैदल ही अपने जीवन में एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा की है। अब बोधगया से, सारनाथ से लेकर के, कुशीनगर से, राजगीर से लेकर के हर जगह तक की इन्होंने पैदल ही यात्रा की है और लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त करने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक तथा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को क्या कहा है, तृष्णा कहा है। कई बार हम लोग के साथ होता है ना, हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो अनंत होती हैं। जितनी ज्यादा चीजें हम लोग को मिलती जाती हैं उतनी हमारी आकांक्षाएं जो है, हमारी इच्छाएं जो है वो बढ़ती जाती है। जैसे भी आप लोगों ने, बहुत सारे मेरे भाई बहनों ने बीएड का पेपर दिया, तो आप लोगों की इच्छा थी कि सरकारी कॉलेज मिल जाए। अब जब आपका सरकारी कॉलेज मिल गया, आपका पेपर अच्छा हो गया, आपको सरकारी कॉलेज मिलने की उम्मीद लग रही है, अब आपको मान लीजिए सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, तो फिर आपकी इच्छा क्या होगी कि फिर आपका टेट सीटेट अच्छे नंबर से निकल जाए।
फिर जब आप टेट सीटेट अच्छे नंबर से निकाल लोगे तो फिर आपको आपको ये आपकी इच्छा रहेगी कि बस जल्दी से कोई सरकारी वैकेंसी आ जाए, टीचर वैकेंसी आ जाए और आप फॉर्म भर दो और वहाँ पर आपका टीचर खूब अच्छे से टीचर वैकेंसी आप क्लियर कर लो, आप टीचर बन जाओ। फिर जब आप टीचर बन जाओगे तो फिर आपकी अगली जो आकांक्षा होगी वो क्या होगी कि आपको आपके घर के पास का कोई सरकारी कॉलेज मिल जाए, है ना, कोई आपके घर के पास का सरकारी कॉलेज मिल जाए ताकि आपको ज़्यादा यात्रा न करना पड़े। जब घर के पास का सरकारी कॉलेज मिल जाएगा तो फिर आपकी इच्छा होगी कि हमको पढ़ाने न जाना पड़े, हफ्ते भर में 4 दिन छुट्टी हो जाए, है ना, पढ़ाने न जाना पड़े, घर बैठे रहें, वेतन आ जाए। तो हमारी इच्छाएं क्या होती है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं, ठीक है। और इसी को महात्मा बुद्ध ने क्या कहा, इसी को महात्मा बुद्ध ने तृष्णा कहा है, ठीक है। क्या कहा, इसी को बुद्ध ने तृष्णा कहा है, याद रखिएगा। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये कई बार पूछा गया कि बुद्ध ने अपने उपदेश जो है तो ये किस भाषा में दिए हैं, तो सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दिया है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर प्राकृत नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर प्राकृत नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए पाली होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, तो पाली होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर प्राकृत मत कीजिएगा, यहाँ पर पाली कर लीजिएगा। बुद्ध ने जो अपने उपदेश हैं वो सामान्य लोगों को किस भाषा में दिए हैं, तो पाली भाषा में दिए हैं, याद रखिएगा। बुद्ध ने अपने जो उपदेश है, जो अपनी शिक्षा है वो सामान्य लोगों को किस भाषा में दी है, तो पाली भाषा में दी है, याद रखिएगा, प्राकृत भाषा में नहीं दी है, ठीक है, पाली में दी है, ठीक। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क है, ठीक है। क्या है, तो अगर हम लोग कनिष्क की बात करेंगे तो कनिष्क किस वंश का राजा है, तो कुषाण वंश का राजा है, सबसे शक्तिशाली सबसे महत्वपूर्ण राजा है, ये आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध सबसे शक्तिशाली राजा कौन है, तो आप क्या कहोगे, कनिष्क है। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व एशिया की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक भागों में फैला है। चीनी यात्री फाहिसिन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह काफ़ी प्रसिद्ध है, यह करीब 1600 साल पहले आया था। स्वयं चांग अगर हम लोग बात करेंगे तो 1400 साल पहले आया था और इसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। तो बहुत सारे चीनी यात्री जो हैं वो क्या करते हैं, तो वो बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए भारत आते हैं। जैसे अगर हम लोग फाहियान की बात कर लें, ठीक है, अगर हम लोग फाहियान की बात कर लें तो ये एक चीनी यात्री है जो बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत आता है। और किसके समय में आता है, तो आप कहोगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आता है, ठीक है, किसके समय में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के जो है समय में आता है, फाहियान आएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो ह्वेन सांग जो है, तो ह्वेन सांग ये भी एक चीनी यात्री है और ये भी बौद्ध धर्म के विषय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जानने के उद्देश्य से भारत आया था। और ये किसके समय में, तो ये हर्षवर्धन के समय में आया था। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो एक और चीनी यात्री है, वो कौन है, तो वो है इत्सिंग है, ठीक है, कौन है, इत्सिंग है। और ये क्या होगा, तो ये 7वीं शताब्दी में भारत आया था, ठीक है, कब आया था, तो ये 7वीं शताब्दी में भारत आया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके की चीजें आपसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, क्लियर है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो ह्वेन सांग की बात करेंगे या फिर स्वयं चांग यहाँ पर दिया है, उसी को ह्वेन सांग कहा गया। तो ह्वेन सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विहार नालंदा विहार में क्या किया था, नालंदा जो विश्वविद्यालय है, यहाँ पर भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता जो है ये महाभारत का एक हिस्सा है, ये सबको पता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ह्वेन सांग जो था ये क्या किया है, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ह्वेन सांग जो है तो ये क्या कहे, तो ये हर्षवर्धन के समय में आ रहा है, किसके समय में, हर्षवर्धन के समय में आ रहा है। और इसने क्या किया था, इसने नालंदा विश्वविद्यालय में इसने शिक्षा ग्रहण की थी, क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज के सेशन में हम लोग बस इतनी चीज़ों को करने वाले हैं और यहाँ से कई सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बन रहे हैं, ठीक है। तो जितनी चीज़ों को हाईलाइट करता चल रहा हूँ, अंडरलाइन करता चल रहा हूँ, उन सारी चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है वो आपके टेट के, सीटेट के, स्टेट के पेपर में बनते रहते हैं, ठीक है। हम लोग एकदम बेसिक एनसीईआरटी को लेकर के चल रहे हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। और हमारा उद्देश्य ये है कि सबसे पहले आपके बेस जो है वो मजबूत हो। एक बार आपका बेस अच्छा हो जाएगा तो फिर हम ज़्यादा बेहतर तरीके से और अच्छे से चीज़ों को ज़्यादा बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं, लेकिन बेस क्लियर होना चाहिए। तो अभी हम लोग एनसीईआरटी का एकदम बेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक बार जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो अब उसके बाद इसके आगे हम लोग और डिटेल में चल करके इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो अभी हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। थैंक यू सो मच।